7th क्लास आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ द अर्ली मेडाइवल पीरियड। जो पिछले क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था न्यू डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसमें हमने त्रिस्तरीय संघर्ष के बारे में पढ़ा था। त्रिस्तरीय संघर्ष किसके अंदर था? ये जो ट्राइपाइट स्ट्रगल है, पाल, आपके जो गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में थी। और किस चीज को लेकर थी? कन्नौज को लेकर थी। याद आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि इन्होंने किस तरह से संयोगिता से शादी की थी। संयोगिता किसकी थी? कन्नौज के राजा किसकी? जयचंद की बेटी थी। और आपको याद हो तो इन्होंने स्वयंवर किया था जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था, तो उन्होंने क्या किया था? इसको किडनैप कर लिया था। याद है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि राजा की पोजीशन, राजा अपने आप को कौन कौन सी उपाधियां देता था वो पढ़ा था। आपको याद हो तो हमने त्रिभुवन चक्रवर्ती, महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, श्रेष्ठ राजा, ऐसे करके उपाधियां थी ना। आपको याद आया कि नहीं आया? आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडेटरीज। फ्यूडेटरीज होता है बेटा जागीरदार। जागीरदार होता है कि कोई जमीन का एक टुकड़ा है, मान लो ऐसे बहुत सारी जमीन है, इसमें से मतलब आप ये मान लो ये भारत है, भारत में से इतना सा हिस्सा किसी एक जागीरदार का है, उसे हम कहते थे जागीरदार। जमीनें बहुत सारी जिनके पास होती थी उसे जागीरदार कहा जाता था। ये अलग अलग तबके के होते थे, छोटे जागीरदार, बड़े जागीरदार, और राजा के पास तो सबसे ज्यादा होती थी। समझ में आई? The stability of medieval kingdoms depended on success in wars and economic prosperity that ensured these rulers dependent on the loyalty of various sections of the society. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि राजा क्यों अपनी जागीर बढ़ाने की कोशिश करते थे? क्योंकि जमीन, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर घर में 3 लोग हैं तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि घर के अंदर अगर आपके घर में मतलब आपके चाचा जी, ताया जी और आपके पापा 3 जने एक ही जगह रहते हैं तो प्रॉपर्टी तो बढ़ाएंगे ना। तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जमीन खरीदेंगे या कहीं प्लॉट लेंगे या कहीं मकान बना लेंगे। तो ऐसे ही राजा महाराजाओं का भी था, वे लोग भी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़े क्या थे? सामंत। The king often gave his official land grants instead of cash salaries. तो राजा क्या करता था? जो उसके लैंड्स को देखभाल करता था उसे सैलरी मिलती थी। Those who received such lands became the king feudatories. और जिन्हें ये लैंड मिलते थे उन्हें हम जागीरदार कहते थे। A feudatory had to pay a part of the revenue collected from his lands to the king and give authority to collect taxes and administrator justice in his lands as long as he fulfilled these obligations. अब इस जागीरदार का काम क्या होता था? सभी जो अपने नीचे किसान काम करते हैं उनसे टैक्स वसूल करना। ठीक है, तो किसानों के पास भी छोटी छोटी जमीन होती थी, तो उन सभी से टैक्स वसूल करना और राजा को जमा कराना। Defeated kings were often allowed to retain their lands under similar obligation. और यही तरीका defeated kings जो हार जाते थे राजा, उनके लिए भी यूज होता था, उनको भी जागीरें दी जाती थी, वो भी टैक्स पे करते थे। Feudatories were referred variously as सामंत, राजा, रंक और ठाकुर। इनको अच्छा अब ना मैं एक बात बोलूं, ठाकुर की बात निकली है तो वो आपने फिल्म देखी थी शोले? किस किसने देखी है? सबने देखी है। उसमें सुना ना, ठाकुर अपने हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये वाली बात लाइन सुनी हुई है? सबने सुनी हुई है ना? तो ठाकुर क्या है? जो गांव के अंदर किसी जमीन का, बड़ी जमीन का मालिक होता है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि उसको सामंत कहते हैं, राजा कहते हैं, रंक कहते हैं और ठाकुर कहते हैं। टू इंक्रीज देयर वेल्थ एंड स्ट्रेंथ द सामंत टुक स्टेप्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मेंटेन लार्ज आर्मी। और इसका काम क्या है कि आपके जो आमदनी है, राजा की जो आमदनी है उसको बढ़ाया जाए और एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा की जाए और बड़ी आर्मी रखी जाए। आर्मी के लिए जगह बनानी, आर्मी का खर्चा चलाना, सेना जिसको बोलते हो, तो वो आसान काम तो नहीं है ना। The Samant who get large land grants grew very powerful, sometimes with the king's permission, granted land to lesser feudatories और sub feudatories। मतलब जिसको जमींदार या जागीरदार कहते हैं, ये लोग अपने नीचे भी छोटे जागीरदार रख लेते थे कि भाई ठीक है, मेरे पास 400 मनसब है, 2 मनसब तू रख ले, 4 तू रख ले, जो ज्यादा काम अच्छा करेगा। ठीक है, ऐसे।
द सब feudatories odd obligations not to the king but the सामंत। अब जब सब फ्यूडेटरी है, जो किसानों की जमीन है, वो सामंतों की है, राजा की नहीं है, बस वो टैक्स पे करते हैं। सामंत who had many feudatories were permitted to attend royal courts and were often lord of the region, given high administrative post। अब इनको क्या किया जाता था कि भैया मेरे पास बहुत जमीन है तो राजा के सामने पहुंच भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो उन लोगों को राजा ऊंची पदवियां देता था। द किंग बिकेम इंक्रीजिंग डिपेंड ऑन हिज फ्यूडेटरीज। फ्यूडेटरीज ग्रू ambitions and some of them became independent when the king's power declined। जब राजा किसी की सत्ता में हार जाता था या मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, या ये कहा जाए कि कोई सत्ता समाप्त होती थी, तो ये जो जमींदार थे ना, ये जो जागीरदार थे, ये आजाद हो जाते थे कि भाई ये जमीन तो अब मेरी है, अब मैं किसी को दे रहा। ठीक है, ऐसा कई जगह होता है, ऐसा तो है नहीं कि जमींदारों में होता है, आजकल भी होता है। कई लोग किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लेते हैं, भैया मेरा, लड़ते रहो केस, है ना, तो वो चीज। फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकूट वर feudatories who rose to power by overthrowing their overlords, the चालुक्य ऑफ वातापी। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या था? एक तो लैंड पर टैक्सेस मिलते थे, ट्रेड यानी व्यापार करते थे, क्राफ्ट करते थे, कुछ चीजें बनाने का काम, और मेडाइवल रूलर्स जो थे ये रेवेन्यू इकट्ठा करते थे रॉयल हाउस होल्ड पर, वार्स पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फोर्ट, पैलेस और टेम्पल्स पर। और इस चीज के लिए, इन सारे खर्चों के लिए देखो राजा का महल बनेगा या कोई मंदिर बनेगा। देखो कितना सुंदर है ये, क्या है ये? कैलाश टेम्पल है जो राष्ट्रकूटों ने बनाया एलोरा महाराष्ट्र में। कोई भी चीज बनानी है तो बर्डन किस पे आएगा? टैक्सों पे आएगा ना, टैक्स बढ़ जाएंगे। और एक्चुअली प्रोड्यूसर्स सच एज peasants and small artisan and craftsmen, और फॉरेस्ट ड्वेलर, हंटर और हर्डर्स जो थे ये टेरिटरीज कंक्वायर्ड करते थे और टैक्स पे करते थे। दे बिकेम कल्टिवेटर्स और लेबरर, इन्हें हम मजदूरों में मानते थे। समझ में आई सबको? उसके बाद है ब्राह्मण और टेम्पल। सबको मालूम है पुजारी कहाँ मिलेगा? मंदिर में। डाकू कहाँ मिलेगा? जंगल में। सबको मालूम है ना ये बात। तो ब्राह्मण और टेम्पल का क्या रिलेशन है? टेम्पल अथॉरिटीज एंड ब्राह्मण रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ टैक्स फ्री लैंड। जो भी पुजारी मंदिर में काम करेगा उससे जो भूमि अनुदान में मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये उस समय के राजा महाराजाओं का चलन था। मतलब अगर आप इस मंदिर में पुजारी हैं और आपको कोई लैंड राजा की ओर से मिला, जमीन मिली, तो आपके पास क्या है? टैक्स फ्री लैंड है, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। दे हैड द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इन दीज लैंड्स। दे यूज्ड न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन सच एज द पर्शियन व्हील ऑफ इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड हेंस रेवेन्यू। उनका काम क्या है? पाठ पूजा करना, नई नई टेक्निक्स खोजना कि किस तरीके से रेवेन्यू और ज्यादा बढ़े, अर्थात टैक्स और ज्यादा मिले राजा को, राजा की अच्छाई करना, राजा के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ये उनका काम है। The medieval rulers built beautiful temples to improve their public image and to bring divine sanction to their rule. These temples have storehouses of wealth through revenue collection and through donations received from rulers and wealthy devotees. Temples were often plundered and even destroyed during war among the regional kingdom. ठीक है, wealth of some temples and the temples town were attracted foreign invaders. अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके ये मंदिर हैं, ये क्या कर, आज के समय में, अगर मैं आज की बात करूं, मैं मेडाइवल पीरियड की बात नहीं करूंगा, अगर मैं आज की बात करूं तो आप इसको देखने के लिए जाओगे ना, उत्सुकता होगी ना इसको देखने के लिए, कि नहीं होगी? देखो कितनी पब्लिक है यहाँ पे, ये घूम रही है ना पब्लिक, तो ये क्या कर रहे हैं? आप इसको देखने के लिए गए हैं तो आप इसके लिए चार्ज देंगे, पैसा देंगे। तो उस समय में भी इन चीजों को देखने के लिए बाहर से लोग आए, दार्शनिक जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज यहां पर उसने बोली है। फॉरेन इन्वेडर्स को इनवाइट हुआ। वन सच इन्वेडर वाज महमूद गजनी। अब भैया महमूद गजनी को यह पता चला कि भाई भारत में ऐसी ऐसी चीजें जिनको देख पाना नामुमकिन है। इतना सोना है भारत में, सोने की चिड़िया कहते थे ना भारत को, इतना सोना है कि कहीं नहीं मिले, सोने की खदान है भारत। उसने इतना कुछ सुन लिया तो महमूद गजनी भारत में आया।
उसने 17 बार भारत पर हमला किया बिटवीन AD 1000 से 1027 तक, मतलब 27 साल में 17 बार वो भारत आया, हमला किया और यहां से लूट खसूट करके वो चला गया। तो आप इसको डाकू बोल सकते हो। संभावित सी बात है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और कोई आपसे लूट के ले जाए तो आप उसको डाकू बोलोगे, चोर बोलोगे? तो गजनी क्या हुआ? चोर हुआ ना, क्योंकि वो 17 हमले उसने भारत पर किए और 17 हमलों में वो भारत को लूट कर लेकर गया। बहुत सारा सोना ले गया, यहाँ से मूर्तियां ले गया, बहुत कुछ ले गया, और जो मंदिर थे यहाँ के उनको तोड़ फोड़ करके गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? He declared many rulers of northwestern India and brought Punjab and parts of Sindh under the rule. Mahmud plundered many cities, places and temples, including the famous सोमनाथ टेम्पल भी उसने, जो कि काठियावाड़ में है, इसको भी तोड़ा। और उसने कहा कि प्लंडर वेल टू बिल्ड मॉस्क, यूनिवर्सिटी एंड प्लेसेस इन गजनी। द ग्रेट स्कॉलर अल-बिरूनी केम टू इंडिया ड्यूरिंग महमूद। जब महमूद गजनी भारत आया था, जब अल-बिरूनी भी भारत आया, और उसने इसके बारे में अपनी किताबों में लिखा। उसने बताया कि किस तरीके से महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसको लूट खसूट की। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला? अल-बिरूनी की बुक पढ़ के। समझ में आया आपको? तो आपको अगर आपके दादाजी के बारे में जानना है, या अगर आपको आपकी मम्मी पापा की शादी कैसे हुई थी, उससे जुड़ी हुई कोई कहानी, तो कैसे पता चलेगी? जब वो लोग आपको बताएंगे। सही कह रही हूं? आप शादी की एल्बम देखते हो ना मम्मी पापा की, तो पूछते हो ना सवाल उनसे, और मम्मी आपने ये क्यों पहना, ये क्यों नहीं पहना? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसे ही हम लोगों को इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? जो पुराने लोग लिख कर गए हैं या कोई कथाएं चल रही हैं। ठीक है, उन्हीं से पता चलेगा। अब अल-बिरूनी ने क्या किया? महमूद गजनी के बारे में अपनी किताब में लिखा। उसने बताया कि किस तरीके से महमूद गजनी भारत आया, उसने लूटा उसको। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके बाद है आपका द चोल्स ऑफ तंजावुर। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ अवर पीरियड ऑफ स्टडी देयर आर ओनली 3 किंगडम्स। कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्या। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये सारी चीजें मैप में भी दिखाई थी। याद है कि नहीं याद? एक बार और दिखा दूं? देखो स्टूडेंट्स, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये है चेरा, ये चौल और ये पांड्या। कौन से उसमें है? साउथ इंडिया में। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सारा जो है पेनिनसुलर इंडिया है। और आज देखो आपके यहाँ पे केरल है, फिर तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी, उड़ीसा भी है यहाँ पर। तो वर्तमान समय में और आज उस समय में देखो आपके मैप में कितना फर्क है। तो सभी को याद आया ना कि क्या पढ़ा था हमने? चोर, चेल और पांड्या के बारे में। वही चीज हम वापिस पढ़ रहे हैं। देखो, चोर, चेल और पांड्या जो थे ये साउथ इंडिया में थे, जो कि पेनिनसुलर भारत कहते हैं। किंगडम है ऑल्सो बीन मेंटर्ड। अशोका एडिक्ट्स द पल्लव्स चालुक्य एमर्ज्ड इन द 4th century। 4वीं शताब्दी में पल्लव और चालुक्य वंश थे, ये मर्ज हो गए, मिल गए थे। Both these empires ruled over the region of 400 years, but in the 9th century CE, the Chola started emerging as a great power of South India. चोल जो थे ये बहुत ही बड़ी सत्ता के रूप में उस समय में साउथ के अंदर, भारत के जो दक्षिण हिस्सा था उसमें ये दिखाई दिया, और इन्होंने बहुत ही तरीके से काम किया। माइनर फ्यूडल क्लैन नॉन एज मुत्रियार और सब ऑर्डिनेट ऑफ पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम विजयालय 846 और 871 में फाउंडेड चोला डायनेस्टी बाय कन्क्वीन तंजौर। तंजौर में इन्होंने अपना शासन शुरू किया, और इसका जो राजा था, जो आउटस्टैंडिंग थे, जो बहुत ही अच्छा करते हैं ना, वो राजराजा 1 और राजेंद्र चोला, उसका बेटा जो था। ठीक है, अब पहला हम पढ़ रहे हैं राजराजा 1 के बारे में। ब्रिलियंट जनरल था, बहुत अच्छा सैनिक था, कंपेन इन मैनी डायरेक्शन, और इसने अलग अलग दिशाओं में बहुत जगह अपना राज्य विस्तारित किया। अचीवमेंट्स वर रिमार्केबल। ही एक्सटेंडेड हिज रूल टू द नॉर्थ एज फार एज कलिंगा। इसने कोशिश की नॉर्थ में कलिंग तक अपनी सत्ता स्थापित करने की। हिज कैपिटल वॉज तंजौर। ही ऑल्सो कंक्वायर्ड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। उसने श्रीलंका में भी राज किया। राज राजा वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट कंक्वायरेटर बट ऑल्सो ए कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा शासक भी बना। ही मेड मैनी रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड टुक मेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट। राज राजा वॉज ए ग्रेट बिल्डर।
बहुत अच्छा मतलब ग्रेट बिल्डर भी था वो, बहुत महान था योद्धा। हिज मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट, अब उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई, जिसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग है राजराजेश्वर टेम्पल। कहाँ है ये? तंजौर में, शिव का टेम्पल है ये। फाइनेस्ट स्पेसिमेन है द्रविड़न आर्किटेक्चर का, बहुत ही अच्छा अद्भुत नमूना है बेटा ये देखने वाली जगह है आपके लिए। उसके बाद है राजेंद्र चोल। अब देखो आपका राजराजा चोल जो था 1985 से 1014 तक था, और ये 1014 से 1044 तक था। राजराजा जो सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोल। अब इसने जो शासन किया राजराजा ने आपके, तो बेटे ने उसे और बढ़ा दिया। मतलब पापा ने कोई बिजनेस शुरू किया और उसे बेटे ने और अच्छे से मैनेज कर दिया, ठीक है, उसको कहते हैं द वॉर्थी सन वॉर्थी फादर, अच्छे पिता की अच्छी संतान, ठीक है। ही रेज द चोल पावर टू द हाई वाटर मार्क, ही ऑक्यूपाइड द होल ऑफ श्रीलंका, उसने पूरा श्रीलंका कब्जा कर लिया। उसने तो बेचारे ने थोड़ा सा किया था, इसने पूरा श्रीलंका। द कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ राजेंद्र, और उसके बाद बंगाल भी इसने अपने हाथ में ले लिया, बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। वेयर आफ्टर ही assumed द टाइटल ऑफ गंगाईकोंड चोल, इसे हम गंगाईकोंड चोल भी कहते हैं। राजेंद्र मोस्ट इंप्रेसिव अचीवमेंट वॉज द कंक्वेस्ट ऑफ जावा, सुमत्रा और मालवा और अंडमान निकोबार आइलैंड। दिस शोज हिज पावर्स ऑफ नेवल कमांडर एंड शीर मैग्नीट्यूड ऑफ नेवल ऑपरेशंस। अब इसने क्या किया, नौसेना इसके पास थी, तो बहुत अच्छी कमांड थी। इसने जावा, सुमात्रा और माल्या और अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी अधिकार जमा लिया। तो कितना सारा अधिकार क्षेत्र हो गया इन दोनों का। अब आज की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे चोला नेवी के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में। तो अगली क्लास में आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और अगली क्लास आपकी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखो ये हैं राजेंद्र चोल, ठीक है। तो नई क्लास में मिलेंगे और बहुत सारी आपसे बातें भी करेंगे। थैंक यू।